नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर फाइनली 23 दिन बीते लेकिन मोदी जी आ ही गए लोकसभा में। लोकसभा में आए हुए ज्यादा दिन हो गए, युद्ध के 23 दिन हो गए हैं और युद्ध के हालात पर भारत उससे कैसे प्रभावित हो रहा है इस पर मोदी जी ने बोल दिया। मोदी जी ने देश को बता दिया है कि कैसे सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। एक एक बहुत जो नोट करने वाली बात मोदी जी ने बताई, मुझे लगता है पूरे देश को समझना चाहिए कि कितना गंभीर काम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इस समय देश के हित में कर रही है। वो ये कि जब देश इतने बड़े संकट में है तो हमारी सरकार एडवाइजरी जारी कर रही है। गजब की बात उन्होंने बताई है आज लोकसभा के अंदर कि सरकार एडवाइजरी जारी कर रही है। सर आपने संसद भी कवर किया है, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया है, डिफेंस कवर किया है, इन सारी चीजों को अगर हम समेटना चाहें तो ओवरऑल नरेंद्र मोदी जी ने आज देश को जो कुछ बताया सदन के अंदर, आप एक भारतीय के तौर पर उससे कितने संतुष्ट है, एक पत्रकार के तौर पर कितने संतुष्ट है, और जो मोदी जी ने बताया क्या देश के हर व्यक्ति को उसमें उन्होंने कवर कर लिया है? क्या खास रहा मोदी जी के आज के इस बात में? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, पश्चिम एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है उसका 24वां दिन है और 24वें दिन प्रधानमंत्री जी ठीक 24 मिनट ही बोले संसद के पटल पर और उन्होंने एक पूरी की पूरी ओवरऑल एक सिचुएशन रखी कि क्या परिस्थिति है। जो कुछ उन्होंने कहा वो कहा कम और छुपाया ज्यादा बतौर प्रधानमंत्री। ये जो भी उन्होंने रिपोर्ट कार्ड रखा है कि क्या चीजें हैं, ये तो कोई भी मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री रख सकता था, विदेश मंत्री रख सकता था, कोई भी रख सकता था। जब प्रधानमंत्री खड़ा होता है तो प्रधानमंत्री की तरफ पूरा देश ये देखता है कि भारत का इस संकट में क्या स्टैंडिंग है, इस पूरी परिस्थिति के पीछे भारत कहां खड़ा हुआ है, क्या वो जो युद्धरत जो पार्टीज हैं उनके बीच में किस तरीके के कोई एक्टिवली इन्वॉल्व होकर के उनके बीच में सीज फायर या उनके बीच में कोई समझौते की कोशिश कर रहा है, ये परिस्थितियां क्यों बनी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और जो घटनाक्रम है उस सारे पर प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है। प्रधानमंत्री का काम ये नहीं है ये बताना कि भारत 27 जगह से पेट्रोल लेता था, अब 41 जगह से लेता है, भारत का इतना स्टैटिक, ये सारे काम सारे के सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और वो जो सेक्रेटरी बैठते हैं वो रोज बताते हैं। ये बात कोई बहुत महान चीज नहीं थी इसके अंदर। इसके अंदर जो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था, सबसे पहले तो ये बताना चाहिए था कि वो युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले इजराइल की परिस्थितियों के अंदर गए थे। ठीक, जब उनको पता था कि इस तरह की परिस्थिति है तो वहां क्या करने गए थे, ईरान के साथ हमारी क्या स्थिति है, ये युद्ध जो शुरू हुआ है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उनको बिल्कुल। तो देखिए, हम एक पूरी दुनिया को एक नैतिक नेतृत्व भारत पिछले 79 ईयर से देता है आजादी के बाद से, हमेशा। कहीं भी यू न्यूट्रल नहीं रह सकते आप। जिस तरीके से ये युद्ध ना तो यूएन से सैंक्शनड है और ना ही अमेरिकन कांग्रेस से सैंक्शनड है। ठीक, इस स्थिति के अंदर जो ओवरऑल कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण ये युद्ध तक पहुंचे और इसमें हमारी क्या भूमिका है, क्या प्रधानमंत्री इस पे एक शब्द भी बोले क्या? ये कह देना कि तनाव खत्म होना चाहिए, बहुत न्यूट्रल सा वाक्य है। कौन कहेगा कि नहीं लड़ाई होनी चाहिए? कोई भी नहीं कहेगा। संकट लंबा चलेगा, सबको पता है लंबा चलेगा, हमारी कोशिश है कि संकट ना हो, ये भी सब सभी कहेंगे। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी बतौर प्रधानमंत्री, बतौर भारत के नेता आज कहां खड़े हुए हैं। आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और 4 लाइन लिख के पार हो गए। वो ईद की उसकी जो है उस बधाई दी उसके बाद, और उसके बाद चल पड़े कि भाई शांति होनी चाहिए, फला होना चाहिए, फ्री नेविगेशन होना चाहिए, सारी चीज। और जब ईरान के राष्ट्रपति ने जब वो पूरा कच्चा चिट्ठा जारी किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से क्या क्या बातें की, तो प्रधानमंत्री जी तो बिल्कुल ऐसे दिखाई दिए कि अलूफ है सारी चीजों से। उन्होंने एक तरीके से उस पूरी बातचीत का राष्ट्रपति डॉक्टर पेशकियान ने पूरे का पूरा एक तरीके से ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दिया। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि आज भारत जो है वो ब्रिक्स का अध्यक्ष है 1 साल के लिए रोटेशन के अंदर। तो सारी दुनिया ये भी देख रही थी कि बतौर ब्रिक्स के अध्यक्ष भारत की क्या स्टैंड रहेगा इसके अंदर। ब्रिक्स के अंदर ईरान भी है, ब्रिक्स के अंदर चाइना भी है, रशिया भी है, सारे लोग हैं। ठीक, उसके ऊपर प्रधानमंत्री उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति ने कहा तब भी चुप रहे, आज पूरे संसद के अंदर 24 मिनट के संबोधन में फिर चुप रहे। तो बतौर कहते हैं विश्व गुरु हैं, हम मान भी लेते हैं कि विश्व गुरु है, लेकिन विश्व गुरु वाली भूमिका कहां है? केवल कहने से विश्व गुरु तो नहीं होता ना, आपको एक लाइट तो दिखानी ही पड़ेगी। अब लड़ाई किसकी है? लड़ाई है राम प्रकाश जी ईरान की, इजराइल की और अमेरिका की। क्या प्रधानमंत्री जी ने इन 24 दिनों में ट्रंप से बात की है?
क्या प्रधानमंत्री जी ने इस 24 दिनों में नेतन्याहू से बात की है? डॉक्टर पशकियान से बात की है 2 बार, लेकिन उससे तो बात नहीं बनेगी। जब तीनों हमारे मित्र हैं तो क्या आपने को भूमिका लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? और ब्रिक्स बतौर एक रीजनल ग्रुपिंग, क्या उसकी भूमिका इससे और बेहतर नहीं होनी चाहिए थी? इससे क्या है कि जब आप ब्रिक्स के अध्यक्ष हो तो आपके पास बार्गेनिंग कैपेसिटी भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाती है। आज आपके जो जहाज हारमुज के पास खड़े हुए हैं, 1100 से ऊपर नागरिक हैं, हजारों टन हमारा जो है सामान फंसा हुआ है, चाहे एलपीजी है, चाहे पेट्रोल डीजल है, क्रूड ऑयल है, और चाहे हमारा जो सामान निर्यात जाता है, चावल और वो सारी चीजें। हमने उस बारे में क्या किया है? प्रधानमंत्री जी से उम्मीद की जाती है कि वो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात करें कि युद्ध का पर्सपेक्टिव क्या है, भारत की भूमिका क्या है, डिप्लोमेटिकली हम खा खड़े हैं, बतौर एक वर्ल्ड पावर हम किस दिशा में बढ़ने जा रहे हैं इन सारे हालात के अंदर। और वो क्या बताने लगे कि हमारे सरकार ने इतनी सोलर कैपेसिटी बढ़ाई है, इतनी बसें दे दी है राज्यों को, इतना इंस्टॉलेशन कर दी, इतना फला कर दिया है, इतने हमारी वो बेसिकली जो प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है वो ओवरऑल एक वर्ल्ड व्यू के हिसाब से ये जो चीजें उन्होंने बताई है 24 मिनट के अंदर, ये तो कोई भी मंत्री बता सकता था, रोज बताते नहीं तो ही ये सर ये क्या कोरा भाषण ही माना जाए? क्योंकि आंकड़े क्या, कोई आंकड़े भी आपने सुने कहीं? जैसे उन नरेंद्र मोदी जी ने जिक्र किया कि कई जहाज आए, पूरे भारत को पता है कि 3 जहाज आए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा कि 3 जहाज आए, उन्होंने कहा कि कई जहाज आए। तो आंकड़े क्या देश को नहीं देने चाहिए थे कि हालात के हिसाब से हम कहां खड़े हैं, उनमें क्या आंकड़े हैं? हमारे अगर जहाज फंसी है तो कितनी जहाज फंसी है, कितनी हम निकाल करके लाए? 3 लाख लोगों को बता रहे हैं कि हमने तमाम देशों से वापस बुला लिया, 1,000 नागरिक जैसे उन्होंने बता दिया कि ईरान से वापस ले आए, लेकिन बाकी चीजों पर आंकड़े नहीं बताए। आंकड़े बताने में क्या समस्या है? उनमें से आप एक को भी नहीं लेकर के आए, वो खुद आए। आप किसको लेकर के आए हैं? आपने क्या व्यवस्था की है? आपने कोई स्पेशल फ्लाइट्स की है क्या? वो अपने प्रयासों से आए हुए हैं। बताइए किसको लेकर के आई भारत सरकार? गिव मी वन सिंगल एग्जांपल। सवाल वो नहीं है राम प्रकाश जी, जो ये प्रधानमंत्री जी बोलता है ना किसी मुद्दे के ऊपर, तो वो एक होलिस्टिक व्यू से बोलता है कि ये ओवरऑल वर्ल्ड की के अंदर जो परिस्थिति है उसके कारण क्या है, उसमें हमारी स्टैंडिंग क्या है। ये जो चीजें वो बता रहे थे ये तो कोई भी बता देगा, इसके लिए प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत नहीं होती। पेट्रोलियम मंत्री बता देगा, विदेश मंत्री बता देगा, कोई समस्या ही नहीं है उसके अंदर। कोशिश बताते भी है वो बाहर, उनका जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है। यहाँ तो प्रधानमंत्री जी ने बताने की बजाय छुपाने की कोशिश ज्यादा की। और छुपाया उन्होंने क्या? जैसा मैंने कहा कि वो इजराइल क्या करने गए थे, ठीक? ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि भारत को अपने सबसे पुराने दोस्त ईरान से भारत ने तेल लेना क्यों बंद किया? ये तो कोई समस्या ही नहीं थी। अगर आप ईरान से तेल ले रहे होते तो फिर कहां समस्या थी? फिर हारमुज कहां बंद हो रहा था आपके लिए? ये सारी समस्याओं की जड़ कहां है? चाइना और रशिया, उनको तो सारी चीजें जा रही है ईरान से, और उनका सबसे करीबी दोस्त होने के बावजूद बंद हमारा है। प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई जवाब दिया क्या? किस देश से कौन से कितने नागरिक हमारे आगे, तो वो अपने प्रयासों से है भाई, आपका क्या है उसके अंदर? जैसा आपने कहा, सरकार का काम एडवाइजरी देना थोड़ी, सरकार का काम तो कंक्रीट एक्शन लेना है। तमाम उस पूरे खेल के अंदर जो लड़ाइयां चल रही है, सारी चीजें हैं, उसमें एक इफेक्टिव इंटरवेंशन करनी है। और भारत तो तीनों देश जो युद्धरत है, तीनों के तीनों का मित्र है। तो बेसिकली प्रधानमंत्री जी ने एक जो होता है ना कि इस पूरे मुद्दे पे होना तो ये चाहिए था कि 28 फरवरी को संघर्ष शुरू हुआ, वो 28 को ही राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं, जिसका उन्होंने शौक भी है उनको रात को 8 बजे आने का टीवी पे। ये उस तरह की एक चीज थी। उसकी बजाय उन्होंने 24 दिन तक इंतजार किया। और इंतजार भी कब किया? जब राहुल गांधी जिस दिन सदन के अंदर नहीं थे। आज वो आदिवासियों के एक सम्मेलन के लिए दिल्ली से बाहर है, तो आज मौका चुन के एंड टाइम पर बिल्कुल हाउस को पिल गो करके 2 बजे ऑल ऑफ ए सडन प्रधानमंत्री जी ने, मतलब एक जो नाक का सिर फोड़ने वाली बात है, वो कर दिया काम। पर देश को उनसे ज्यादा उम्मीद ये थी कि इस परिस्थिति के लिए बेसिकली लड़ाई हो रही है ना, तो लड़ाई हमला किसने किया? क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं बताना चाहिए था कि किन परिस्थितियों के अंदर लड़ाई शुरू हुई? जब दोनों पक्ष बातचीत कर रहे थे तब लड़ाई क्यों शुरू हुई? ईरान पे एक तरफा अटैक कैसे कर दिया गया? भारत उसको कैसे देखता है? इन पूरे जो सारी की सारी चीजें हैं, उनमें से तो प्रधानमंत्री जी एक बात पे भी नहीं बोले। बतौर ब्रिक्स अध्यक्ष भारत की क्या भूमिका रहेगी, ये भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो तो ये बताते रहे जो कोई भी मंत्री बता सकता है, इतना पेट्रोल, इतना डीजल, इतना स्ट्रेटेजिक रिजर्व, ये हमारा ये है, खाद का ये है, हमने इतने कारखाने लगा दिए, इतनी हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन होगी। ये रेल मंत्री बता देगा भाई, आपके पास तो बड़ा दायित्व है। आप कहते हो कि मैं बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर हूं, तो उन परिस्थितियों को बताइए कि भारत इससे क्या उम्मीद कर सकता है, ये युद्ध कब तक समाप्त होने की ओर है, ये पूरी की पूरी परिस्थितियां कहां लेकर के जाएंगी। इसके आफ्टर इफेक्ट्स को ये नहीं कि आज युद्ध खत्म हो गया और कल आफ्टर इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। इसके आफ्टर इफेक्ट्स महीनों और सालों तक चलेंगे
कतर आप सबसे बड़ा सप्लायर है एलपीजी का। वहां पर जो मैंने बताया था आपको, जिस तरीके से एक प्लांट को ठीक होने में 5 साल लगेंगे, कतर की 17% प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है ओवरऑल। तो प्रधानमंत्री से लोग जो उम्मीद करते हैं वो ओवरऑल एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव की उम्मीद करते हैं। ये जो रिपोर्ट कार्ड है ये तो कोई भी दे सकता है, महंगाई का, फलाने का, आम आदमी का, गैस का, डीजल का, फला का। आप तो ओवरऑल पिक्चर बताइए कि सर ग्लोबल गैस स्कीम डीजल ऑफ थिंग्स। सर गैस डीजल वगैरह को एड्रेस तो किया था प्रधानमंत्री ने, क्या उससे स्पष्ट हुआ कि ये समस्या भारत में बढ़ सकती है या घट सकती है, खत्म होने जा रही है, कुछ स्पष्ट हुआ क्या? नहीं, बेसिकली तो डेटा जो उनका ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स देता है रोज, जो सेक्रेटरीज बैठते हैं, वही बात उन्होंने कह दी। तो वो काम तो वो कर ही रहे हैं। हो सकता है थोड़ी देर में उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो दे देंगे, रोज ही दे देते हैं। वो महत्वपूर्ण नहीं है ना। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो पूरे देश के लिए एक आई ओपनिंग टाइप की चीज होती है कि इस पूरे क्राइसिस के दौरान भारत कहां खड़ा हुआ है, हमारा वर्ल्ड व्यू क्या है, हम किसको दोषी मानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी तक खामनेई की मौत पर कुछ कहा क्या? कोई 2 शब्द शोक के कहे हो? उनका जो जहाज था जो तारपीड़ो किया हमारी बैकवाटर्स के अंदर, क्या उस पर प्रधानमंत्री आज भी बोले? क्या प्रधानमंत्री जी ने यूएन से अनसैंक्शनड वार को आज कोई उसमें कहा, इजराइल या अमेरिका के बारे में नहीं कहा? तो फिर इस बोलने का ना बोलने का मतलब क्या है? तो आप केवल और केवल ना का सिर्फ फोड़ रहे थे कि नहीं प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया। औपचारिकता नहीं हुआ करती प्रधानमंत्री की बात। प्रधानमंत्री को देश को एक दिशा दिखानी होती है, उसको ये बताना होता है कि इस संकट की सूरत में हमारा देश कहां खड़ा हुआ है। पेट्रोल, डीजल, खाद, किसान, फला, इस सारे के लिए अलग अलग महकमे हैं, या वो पासिंग रेफरेंस में आ सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। प्रधानमंत्री ओवरऑल एज हेड ऑफ स्टेट उसको पूरा पर्सपेक्टिव देना चाहिए कि इस पूरी परिस्थिति के अंदर कौन जिम्मेदार है, हम क्या मानते हैं। हमारा, उन्होंने कहा मेरी 2-2 बार सब राष्ट्राध्यक्ष से बात हुई। जो लड़ रहे हैं उनसे कितनी बार बात हुई है आपकी? क्या ट्रंप को फोन मिलाया आपने? क्या इजराइल से बात की आपने? नहीं की ना। इजराइल से मेडल लेके आगे थे। ये सारी चीजें जो है, और फिर ब्रिक्स के हेड होने के नाते, ब्रिक्स की इतनी बड़ी ग्रुपिंग है, इतना बड़ा उनका जीडीपी के अंदर हिस्सा है, क्या ब्रिक्स की तरफ से 2 लाइन भी आई है अभी तक? ब्रिक्स इज इरेलेवेंट। तो क्या भारत इसलिए अध्यक्ष बना था? तो पूरी दुनिया उस रोल को देख रही है। अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, आपको पता है अमेरिका को श्रीलंका ने अपने एयरबेस देने से मना किया था अटैक करने के लिए। अभी अभी ईरान की तरफ से मैसेज आया कि श्रीलंका को जो भी चीज चाहिएगी हम हर तरीके की मदद करेंगे। तो भारत के लिए वो फैसिलिटीज क्यों नहीं है? भारत तो उनसे इतनी पुरानी दोस्ती है, मोदी जी के शब्दों में, जितना पुराना इतिहास है। भारत के बारे में तो उन्होंने नहीं कहा। भारत के 27 जहाज फंसे हुए हैं वहां पर, 1000 से ज्यादा नाविक फंसे हुए हैं, करोड़ों रुपए का हमारा माल लगा हुआ है, हमारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। हमारे जहाजों को क्यों नहीं वो मिल पा रहा है? 2 जहाज पहले आए थे, 1 जहाज शायद आज ट्रांजिट कराया है। ये स्थिति है। उन्होंने कहा कि हरमुज स्ट्रेट बंद नहीं है, हरमुज स्ट्रेट बंद है केवल अमेरिका और इजराइल और उनके सहयोगियों के लिए। तो क्या हमारे जहाजों का नाम ये मान लें कि हम भी उनके सहयोगी? क्या ईरान ने ये मान लिया है? और अगर हम उनके सहयोगी नहीं तो हमारे जहाजों को रोका क्यों जा रहा है? वो तो खुली हुई हरमुज स्ट्रेट, ईरान ही कह रहा है। तो जिन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री से कम मैं उम्मीद कर रहा था कि आज वो आ रहे हैं तो सारी चीजों को बताएंगे, उनमें से तो एक भी शब्द बताया नहीं उन्होंने। बताने की बजाय छुपाने की कोशिश ज्यादा की। छुपाना ये कि हम कहां खड़े हुए हैं इस पूरे के पूरे संघर्ष के दौरान, पश्चिम एशिया में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, हमारी इसके अंदर क्या भूमिका होगी। बतौर ब्रिक्स अध्यक्ष तो हमारे पास एक बार्गेनिंग चिप थी कि हम बहुत बेहतरीन उनके साथ डील कर सकते थे ऐसी परिस्थिति के अंदर। अब ईरान से सस्ता तेल भी अवेलेबल है, चाइना ने, अमेरिका ने उनको सैंक्शंस में भी छूट दे दी है, रशिया ने भी छूट दे दी है। तो ये तो एक मौका था सारी की सारी चीजों का। प्रधानमंत्री केवल आंकड़े दे के रह गए कि अपनी सरकार की वो करो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कोविड में हमने ये किया था। दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का एक हॉलिस्टिक व्यू होता है हमारी डिप्लोमेसी के बारे में, हमारी स्ट्रेटजी के बारे में, हमारे वर्ल्ड व्यू के बारे में, हमारी पॉलिसीज के बारे में, हमारा पूरा एक रुख इंटरनेशनली क्या चीजों का, हमारी स्टैंडिंग क्या है, वो सारी चीजें प्रभावित होती है उससे, वो सारी तय भी होती है। प्रधानमंत्री ने वैसी एक भी बात नहीं किया। इसकी बड़ी निराशा हुई मुझे कि एक बड़ा स्टीरियोटाइप जो एक बयान, जिसको एक कोई विदेश मंत्री भी पढ़ सकता था, पेट्रोलियम मंत्री पढ़ सकता था, कोई भी पढ़ सकता था, किसानों वाला पाठ कृषि मंत्री पढ़ सकता था, और प्रधानमंत्री खड़े हुए, और मुझे तो उसमें कुछ ऐसी कोई भी चीज नहीं लगी जो अब तक हमें ना पता हो। आप जहाज डुबोया, उनकी 168 बच्चियां मार दी, जिस तरीके से अटैक किया गया है, जिस तरीके से उनकी तमाम फैसिलिटीज के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहा है। आप ये तो कह रहे हो कि हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं, बात होनी चाहिए। ये कॉमन फ्रेज है। हिंसा कर कौन रहा है? हिंसा की शुरुआत किसने की? अटैक किसने किया? किसी देश के
सर ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था लगातार जब से युद्ध शुरू हुआ है कि भारत कहाँ खड़ा है, भारत कहाँ खड़ा है। ये सवाल देश के लोग पूछ रहे हैं, देश को समझने की जरूरत भी इस चीज को भाई कि हम कहाँ खड़े हैं। आज प्रधानमंत्री के बोलने से पहले कांग्रेस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि भाई हम ये नहीं कहते कि आप ईरान के साथ खड़े होइए, हम ये भी नहीं कहते कि आप इजराइल के साथ खड़े होइए, हम केवल ये कहते हैं कि आप सीधे खड़े होइए, आप जहां खड़े होइए सीधे खड़े होइए, आप अपनी पॉलिसीज पर रहिए, मजबूती के साथ रहिए। क्या उस दिशा में नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बोला? क्या उन सवालों का कोई जवाब देश को मिलता हुआ दिख रहा है सर? नहीं, मोदी जी की ट्रेनिंग नहीं है सवालों का जवाब देने की। वो वही बोलते हैं जो उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, और वो क्या बोलते हैं, वो सारी चीजें न्यूट्रल चीजें जिनका कोई सिर और पैर ना हो। प्रधानमंत्री का पद देश को दिशा दिखाने का होता है किसी भी संकट के अंदर। वैसे तो उन्होंने कोई भी बात नहीं की। भाई आप इजराइल के साथ खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, ईरान के साथ खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, और किसी के भी साथ नहीं खड़े, सच के साथ खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं? बताइए तो सही, आप कहां खड़े हैं? आप तो कहीं भी नहीं खड़े। उन्होंने फिर वही समाप्ति टाइम ये बात कही, खत्म करते टाइम, कि युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है। ये बात तो राम प्रकाश जी को पता नहीं है। 30 साल से तो आपको ही पता है, 41 साल से मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। इसके लिए तो प्रधानमंत्री के प्रवचन की जरूरत तो नहीं थी। युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है, बातचीत नहीं है। तो आपका उस पूरे मामले में तब क्या पक्ष था? आपने क्या प्रयास किए थे? कोई किए थे? यू वर नोवेयर। आप तो उस टाइम इजराइल में मेडल पहन रहे थे, जिस मेडल को आपसे पहले किसी ने नहीं पहना। उससे पहले उसका कोई इतिहास भी नहीं है उस मेडल का, और उसके बाद किसको मिलेगा ये अभी भी देखा जाना बाकी है। सवाल तो ये है कि जिन परिस्थितियों में दो जो पार्टीज थी जो लड़ रही हैं आज, चाहे वो ईरान हो चाहे वो अमेरिका हो, उनके बीच में बातचीत चल रही थी ना। जिस समय हमला हुआ उस दिन भी बातचीत चल रही थी। अगली मीटिंग 2 तारीख को होनी थी। ईरान सारी चीजों पर सहमत हो रहा था। उसके बावजूद मोदी जी ने जो कथित तौर पे इजराइल को फादरलैंड कहा था, उसी ने आकर के सबसे पहले अटैक किया। तो क्या मोदी जी ने उस पर एक शब्द पहले कभी बोला हो, या 24 दिन में आज बोला हो संसद के? नहीं बोला ना। यही तो सारे सवाल है। भाई युद्ध हो रहा है, युद्ध के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा या नहीं होगा? इसीलिए बात यह है कि आप मेरिट पे, जो बात मेरिट पे है, तथ्यों पे है, वो कहिए। और वो कब कह पाएंगे? जब आप सीधे खड़े होंगे। ना आप इस तरफ झुके होंगे ना उस तरफ झुके होंगे। आज भारत की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि दुनिया का सबसे पॉपुलस देश होने के बावजूद, चौथी बड़ी आबादी होने के बावजूद, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, सब घोषित विश्व गुरु होने के बावजूद, दुनिया के सबसे महान लीडर होने के बावजूद मोदी जी, आज भारत कहीं भी नहीं खड़ा है। और बतौर ब्रिक्स अध्यक्ष भी भारत की कोई भूमिका नहीं है। ये बात सच है। भूमिका कब होती है? जब कोई वर्ल्ड ग्रुपिंग, कोई रीजनल ग्रुपिंग, कोई 4 बात कहे, 2 बात कहे, कोई बयान जारी करे किसी परिस्थिति को, जो वो कह रहे कि जंग किसी के हित में नहीं है। तो ये तो सबको पता है जंग किसी के हित में नहीं, लड़ाई लंबी चलेगी ये भी सबको पता है, तनाव खत्म होना चाहिए ये भी। दीज आर कॉमन सेंटेंसेस। आपका वर्ल्ड व्यू क्या है? आप इसको कैसे देखते हैं? दुनिया को इस पूरी परिस्थिति में ब्रिक्स की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या ब्रिक्स उसको निभा रहा है? भारत की क्या भूमिका है उसमें, उसको निभा रहा है? आज भारत को ईरान जिस तरीके से ट्रीट कर रहा है, उसका एक ही कारण समझ लीजिए कि उसने एक बात तो बड़ी स्पष्ट कर दी ना, कि हम कम से कम ईरान के सहयोगी नहीं। तो फिर किसके सहयोगी हैं? अमेरिका और इसराइल के। इसलिए हारमुज में आपके जहाज खड़े हुए, वरना तो आ जाते। आप क्या ढोल बजवा रहे हो कि 2 जहाज निकले थे, एक जहाज आज जैसे रास्ते में आ रहा है? वो कह रहे कई जहाज आए हैं हमारे। कई कौन, कितने होते हैं? गिव द स्पेसिफिक नंबर्स। व्हाई आर कंफ्यूजिंग द नेशन? वो भी सदन के पटल पे खड़े होकर के। तो राजनीति एक चीज है। ये जो अवसर है राम प्रकाश जी, जब ये संकट काल होता है, तो वो राजनीति का समय नहीं होता, वो नेतृत्व का समय होता है, वो देश को दिशा दिखाने का समय होता है। वो चीज तो कहीं दिखाई नहीं दी आपको। आपको एक कागज लिख के दे दिया गया, आपने बता के पढ़ दिया, ये हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व, हम इतने देशों से तेल खरीदते थे, इतनों से हम खरीदते हैं, ये हमारी सोलर की वो, इतनी हमारी बिजली कैपेसिटी होगी। ये तो सारे देश को पता है भाई, सब गूगल कर लो, आप पता लग जाएगा। उसके लिए प्रधानमंत्री की जरूरत थोड़ी है। उसके लिए पेट्रोलियम मंत्री है, बिजली मंत्री है, विदेश मंत्री है, सब बता देंगे। जो युद्धरत देश है उनके साथ आपकी क्या भूमिका है? आपने डॉक्टर पशकियान से बात की, 4 लाइन लिख के पार हो गए कि नवराज की बधाई, नवरोज की बधाई दी, ईद की बधाई दी, युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। उन्होंने पूरे की पूरा लंबा चौड़ा जारी कर दिया। ब्रिक्स के नाम पे प्रधानमंत्री आज भी कुछ नहीं बोले, पूरी सरकार कुछ नहीं बोलती 24 दिन से। फिर किस चीज की लीडरशिप लिए घूम रहे हो आप? युद्ध की शुरुआत से ही हम ये देख रहे हैं सर कि किस तरीके से भारत में स्थिति है। शेयर मार्केट में हमने स्थिति देखी है, लाखों करोड़ रुपए अब तक स्वाहा हो चुके हैं लोगों के, आम आदमी के। मैं बड़े निवेशकों पे नहीं जा रहा हूँ भाई, ये जो पैसा गया है वो ऐसा तो है नहीं कि केवल बड़े निवेशकों का छाट करके गया है, आम आदमी का पैसा भी गया है। लाखों करोड़ रुपए अब तक स्वाहा हो चुके हैं। डॉलर का जो रेट है
रुपए की जो स्थिति है 94 तक पहुंच चुकी है, सबको मालूम है। क्या जब 23 दिन 24 दिन बाद मोदी जी बोलने आए थे, तो क्या इन चीजों पर एड्रेस नहीं किया जाना था? अगर अगर मोदी जी इन चीजों को एड्रेस करते तो क्या मार्केट पर फर्क पड़ती? जो पैनिक है मार्केट के अंदर, क्या वो कंट्रोल नहीं हो सकती थी? राम प्रकाश जी, बेसिकली क्या है कि ये सारे के सारे इफेक्ट्स तो एक्सपेक्टेड थे। अगर हमने इनसे इनका कवर किया होता कुछ, जैसे हमने कभी मान लीजिए ईरान से अमेरिका के खेड़े से तेल लेना बंद ना किया होता तो परिस्थिति एकदम दूसरी होती। ना हमारे पास एलपीजी का संकट था, ना किसी चीज का संकट था, और मुझ खुला होता हमारे लिए हम सबको। लेकिन वही है ना कि अगर ये होता तो वो होता। दैट इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन। आज की तारीख में परिस्थिति क्या है, आप कुछ भी कहते रहिए, 48 लाख करोड़ रुपए का नुकसान इन 24 दिनों में देश के शेयर मार्केट को हो चुका है। दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि मुझे आपको अलग से निकाल के बताने की जरूरत नहीं है। आज शेयर मार्केट त्राहिमाम है, आज भी ब्लैक मंडे है। सरकार का क्या रुख है उसके अंदर? जब मोदी जी 58 रुपए था रुपया डॉलर के मुकाबले में, तो मोदी जी के कितने भाषण है, सुना दीजिएगा दर्शकों को कि रुपया वेंटिलेटर पे पहुंच गया है। आज 94 पे है। तो फिर निर्मला सीतारमण वित्त विधेयक रख रही थी जब मोदी के बाद, तो हो सकता है वो कह दे कि रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हो गया। या तो कुतर्क चलते हैं ना। बेसिकली बात यह है कि इतने बड़े वर्ल्ड संकट के अंदर, इतने बड़े क्राइसिस के अंदर आप खड़े कहां हो, उसकी कोई पोजीशनिंग भारत की इन 24 दिनों में कहीं दिखाई नहीं दी, उससे पहले भी दिखाई नहीं दी। और इस तरह की परिस्थिति में राम प्रकाश जी, पिस्ता कौन है वो ध्यान रखिएगा। जो इस तरफ वाला होगा उसको इस तरफ वाले संभाल लेंगे, जो इस तरफ वाला होगा उसको इस तरफ संभाल लेंगे। आप किस तरफ है? आप तो किसी भी तरफ नहीं, या आप दोनों तरफ है। ऐसे व्यक्ति का या ऐसे नेतृत्व का क्या होता है, वही इस देश के साथ हो रहा है 12 साल से। यू आर नोवेयर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। दैट इज द रियल थिंग। और इसके लिए मोदी जी कभी बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको पता ही कुछ नहीं। उनको तो हा हा ही वो सारी की सारी चीज है उनकी। उसके लिए आपको जो करना है कर लीजिए जाके, उसकी वो परवाह भी नहीं करते। आप बताइए ना, इस पूरी उसके अंदर कहां खड़े हैं? नहीं खड़े कहीं पर भी। ये सबसे बड़ा संकट है, इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी। भारत पिछले 79 ईयर्स, 47 से लेकर आज तक, हर एक क्राइसिस के अंदर भारत के एक स्टैंडिंग होते थे। और नैतिक नेतृत्व तो आज के दौर में, जब चारों तरफ दुनिया के अंदर फूहड़ नेतृत्व की भरमार है, एक तरफ ट्रंप जैसे सिर फिरे है, उधर नेतन्याहू जैसे हैं तमाम, वैसे में भारत के अंदर अगर कोई ग्लोबल लीडर इस स्टेचर का हो कि जिसकी बात कही जाए और सुनी जाए, तो बहुत महत्वपूर्ण थी दुनिया के लिए। आज उस पैरामीटर पे आप कहां खड़े हुए हो? आज आप तो अगलो में में खड़े हुए हो। आप तो सेफ्रॉन मिलाते हो जाकर के, शी इज ऑल्सो वेयरिंग सेफ्रॉन लाइक मी। ये तो आपकी डिप्लोमेसी है। हाँ हाँ, अग्लोमेसी करते हो। सारे का सारा किसी सवाल का जवाब देने की बजाय आपका पूरा जो ट्विटर हैंडल्स को रुकवाने पे है, फेसबुक पेजेस को बंद करवाने पे है, आईटी एक्ट को इंपोज करने पे है। तो आपकी तो मिसप्लेस प्रायोरिटीज है, और असली सवालों का जवाब देने पे नहीं है। आपने परसों राष्ट्रपति से बात की ईरान के डॉक्टर पेशकियान से, आप 4 लाइन लिख के पार हो गए। उन्होंने पूरे का पूरा जारी कर दिया कि भाई हमने ये बात की, और भारत इन मुद्दों पे नहीं बोला। चाहे उनके जहाज पे आईएनएस देना पे हमला करने की बात हो, 168 बच्चियों पे हो, ईरान पे ओवरऑल हमले की बात हो, क्यों किया गया हमला? क्या भारत के अंदर है वो नैतिक बल कि कह दे कि गलत किया? नहीं है। क्या कारण है? कारण सबको पता है। आप दबे हुए हो। मैं वो राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, वो कहे मैं वो आप शब्द क्यों प्रयोग करे, लेकिन दिख रहा है कि आप क्यों दबे हुए हो। चाहे अडानी का केस हो, चाहे तमाम किसी की फाइलें हो, या कुछ और हो, वो सारी चीजें दिख रही है। तो आज मोदी जी का भाषण सुन के कंप्लीट निराशा हाथ लगी कि उसमें कुछ भी नहीं निकला। 24 मिनट सुना, एक एक शब्द उनका वो ऐसी चीज थी जो बहुत ही स्टीरियोटाइप थी, रूटीन थी। देयर वाज नो वैल्यू इन दैट। बतौर एक ग्लोबल लीडर, बतौर भारत के प्रधानमंत्री, हमारे हेड ऑफ स्टेट, उनसे काफी बेहतर की उम्मीद थी कि वो इस वर्ल्ड व्यू, इस युद्ध के दौरान क्या उनका वर्ल्ड व्यू है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इससे कैसे बाहर आना चाहिए, इसका तरीका क्या है, और क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, किन टर्म्स पे इसको खत्म होना चाहिए। वो तो एक भी शब्द नहीं बोले। ये पूरे का पूरा अनफॉर्चुनेट है। भारत का इतना लैकलस्टर रोल कभी भी इतने वर्ल्ड क्राइसिस के अंदर नहीं रहा। खासतौर पे जो वेस्ट एशिया तो हमारे बिल्कुल दरवाजे पे ही खड़ा हुआ है सारे का सारा, उसमें हमारी बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए थी। वी आर नोवेयर। ऐसा लगा इतनी देर भाषण सुन करके कि जैसे आपके साथ कोई छल कर लिया गया हो, असलियत सारा छुपा दिया गया। जो असलियत देश के सामने आनी चाहिए थी, उसमें से कुछ भी एड्रेस करने की जरूरत शायद प्रधानमंत्री ने नहीं समझी, और सदन को हर बार की तरह भाषण का एक अड्डा बनाया गया, और सदन में आए, भाषण दिया, चले गए। वो भाषणबाजी बाहर से भी हो सकती थी, हर रोज रैलियों में कर ही रहे, देश सुन ही रहा है, इसके लिए सदन का टाइम वेस्ट करने की क्या ही जरूरत थी? सदन जैसे चल रहा था चलता रहता।
या सदन में आए थे तो कुछ ठोस बता जाते। और उसमें एक चीज जो बार बार लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, राहुल गांधी नहीं थे इसलिए आप सदन में चले आए, तो ये भद भी नहीं पिटती। तो जब आए ही थे तो कुछ कॉन्क्रीट बताते, उम्मीद की जाए अगली बार आएंगे तो कुछ कॉन्क्रीट बता के जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच।